फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट टू पॉइंट में। और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पटेल। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिले। और रिले कौन सा रिले पढ़ेंगे, इसके पहले भी लेक्चर में हम लोगों ने रिले पढ़ा, लेकिन इस लेक्चर में हम आज भी रिले पढ़ेंगे। इस लेक्चर में कौन सा रिले पढ़ेंगे, इंडक्शन डिस्क टाइप डायरेक्शनल पावर रिले के बारे में पढ़ेंगे। इंडक्शन डिस्क टाइप डायरेक्शनल पावर रिले के बारे में पढ़ेंगे। इस रिले की ये संरचना है और इसी संरचना में हम लोग वर्किंग भी देखेंगे कि इसकी वर्किंग क्या होती है, कार्यप्रणाली क्या होती है, फिर इसका उपयोग क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं लोग फ्रेंड कि ये जो ये है, ये एक विद्युत चुम्बक है, ये भी एक विद्युत चुम्बक है। ये ई टाइप है, ये यू टाइप है। इसे अपर इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, यूईएम से, जिसे डिनोट करते हैं अपर इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसे एलईएम से, जिसे लोअर इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। और इन्हीं दो विद्युत चुम्बकों के बीच में एक चकती रखी जाती है, डिस्क एल्युमिनियम की डिस्क रखी जाती है, जो स्पेंडल के माध्यम से एक पिवोट द्वारा कसी एक ही दूरी पे कसी होती है। ये जो है डिस्क एल्युमिनियम की, ये अपनी ही स्थिति इस अक्ष पे घूर्णन कर सके। और ये क्या है, ये पीएम है, परमानेंट मैग्नेट, जो इस डिस्क को एक ब्रेक लगाने का कार्य करती है, ब्रेक लगाने का कार्य करती है। और फिर जो ये यूईएम है, मतलब अपर इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो क्या होती है, पीटी द्वारा जुड़ी होती है, जो इस पे वाइंडिंग की जाती है। जो ई टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, उस पे उसके मिड लिम्ब पे, ये यहाँ मिड भुजा पे, बीच वाली भुजा पे क्या करते हैं, एक कॉइलिंग की जाती है, वाइंडिंग की जाती है, जिससे क्या होता है, ये पीटी इसी से जुड़ा होता है। और फिर ये नीचे आते हैं, इस तरफ आते हैं सीटी, ये सीटी लगा है। और सीटी से क्या होता है कि जो लोअर इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसके दोनों बाहु पे जो भुजा है, लिम्ब है दोनों, उस पे क्या होता है, वाइंडिंग की जाती है और ये सीरीज में जुड़ी होती है। ये प्लग सेटिंग होती है, और प्लग सेटिंग क्या करते हैं कि ये इसका एक सीरीज में जुड़ा होता है करंट ट्रांसफार्मर के, जो करंट ट्रांसफार्मर है उसके सीरीज में जुड़ा होता है। प्लग सेटिंग का कार्य क्या होता है कि इस वाले लोअर इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, धारा का मान नियंत्रित करना, फिक्स करना कि कितने पे ये उचित हो जाए, कितने पे ना, इसको व्यवस्थित किया जाता है। और फिर क्योंकि ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो है, ये वाली कुंडली पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से जुड़ी होने के कारण इसे पीसी भी बोलते हैं, पोटेंशियल कॉइल। फिर आते हैं इस तरफ, देखिए यहाँ पे ये एमसी लिखा है, ये यानी मूविंग कांटेक्ट है, और ये फिक्स कांटेक्ट है। ये पूरा रिले है, रिले का सर्किट डायग्राम है, जो जिसमें ये बैटरी बी लिखा है, यानी कि ये बैटरी है। और यहाँ पे जो यहाँ पे है, ये टीसी, ये ट्रिप कॉइल है, इसी को ट्रिप कॉइल बोलते हैं। और ये सर्किट ब्रेकर है, और ये हमारी दोनों सप्लाई है। यहाँ पे ये न्यूट्रल सप्लाई है और ये फेज सप्लाई है। तो ठीक है फ्रेंड, तो आगे हम बढ़ते हैं, इसकी वर्किंग देखते हैं कि वर्किंग इसका है क्या। जब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये ऊर्जित रहती है, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के कारण, ये क्या कुंडली वाइंडिंग में क्या होता है, वोल्टेज के कारण यहाँ पे एक करंट प्रवाहित होता है। अब चूंकि करंट प्रवाहित हो रहे, तो क्या सेल्फ इंडक्शन के कारण क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन के कारण इसमें क्या होती है, एक फ्लक्स प्रवाहित होता है। जब इसमें फ्लक्स प्रवाहित होता है, क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, और इसे इस फ्लक्स को φ1 बोल देंगे। क्या होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर द्वारा एक फ्लक्स उत्पन्न होता है, ये φ1 होता है, जो कि हमारे लगाए गए वोल्टेज से क्या होता है कि जब वोल्टेज लगा इसमें होता है, इस वोल्टेज के द्वारा धारा आई बनती है, और धारा आई के कारण क्या फ्लक्स φ1 बनती है। और चूंकि ये एक कुंडली है, वाइंडिंग है, इंडक्टर है, इंडक्टर में क्या होता है कि जो हमारी वोल्टेज से करंट हमेशा लैग करती है 90 डिग्री, वोल्टेज से करंट हमेशा 90 डिग्री लैग करती है। तो क्या होती है, ये धारा जब लैग करेगी वोल्टेज से, तो क्या हो, और क्योंकि धारा के कारण ही φ1 की उत्पत्ति हुई है, तो φ1 भी 90 डिग्री लैग करेगा वोल्टेज से। अब ये तो लैग कर गई और ये विद्युत चुम्बक बन गया, लेकिन उसी समय क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, जब इसमें करंट आती है, फॉल्ट की कंडीशन में क्या होता है, इसमें करंट आती है, तो ये क्या करता है, अब क्योंकि ये करंट ट्रांसफार्मर है, तो ये डायरेक्ट इसमें कोई वोल्टेज की बात तो है ही नहीं, तो इसमें क्या होता है, सप्लाई आ जाती है करंट के, और करंट के कारण क्या होता है, इसमें φ2 फ्लक्स बन जाता है।
फाइटो फ्लक्स बन जाता है। और ये क्या होती है, धारा की सेम फेज में होती है, और इसमें भी धारा की सेम फेज में होती है, लेकिन वोल्टेज की क्या 90 डिग्री लैग होती है, वोल्टेज से 90 डिग्री लैग होती है। तो जो इन दोनों के कलांतर के कारण ये फ्लक्स और ये फाइबर और फाइटो फ्लक्स के कलांतर के कारण क्या होता है, इससे एक ईडी करंट उत्पन्न हो जाती है। जब भौं धारा उत्पन्न हो जाती है, ईडी करंट को ही भौं धारा बोलते हैं। ईडी करंट उत्पन्न हो जाने के कारण क्या होता है, इस पे एक बल लग जाता है, इस पे एक बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, टार्क उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हमारी डिस्क मूव करती है। डायरेक्शनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि किसी निश्चित दिशा में ही ये मूव करेगी। तो ये क्या होता है कि जब ये मूव करती है एक दिशा में, तो क्या होता है, ये जो हमारी मूविंग कांटेक्ट है, और इस कांटेक्ट के माध्यम से एक जब ये डिस्क घूमती है तो ये हमारा स्पेंडर भी घूमता है। स्पेंडर घूमने के कारण क्या होता है, ये मूविंग कांटेक्ट क्या करता है, यहाँ पे आके शॉर्ट सर्किट कर देता है। मूविंग कांटेक्ट इस कांटेक्ट को टच कर जाता है, एक ब्रिज के समान बन जाता है, ऐसे ही आएगा, सेम ऐसे जुड़ जाएगा। ये आपस में जुड़ जाने के कारण क्या होता है, इस रिले में, ये पूरी रिले है, इस रिले में क्या होता है, बैटरी पहले से ही जोड़ी जाती है। अब बैटरी पहले से ही जुड़ी होने के कारण ये हमारी जो कुंडली है, ट्रिप कॉइल, ये भी ऊर्जित हो जाती है, एक चुंबक बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने के कारण ये क्या करती है, इस सर्किट ब्रेकर के प्लंजर को, जो आयरन कोड है, ये सर्किट ब्रेकर के प्लंजर को अपनी ओर खींच लेता है, ये वाली कुंडली ट्रिप कॉइल। अब जैसे ही ये ऊर्जित होकर इस सर्किट ब्रेकर के प्लंजर को खींचती है, वैसे ही हमारी सर्किट ओपन सर्किट हो जाती है। और जब ये ओपन सर्किट हो गई तो क्या होता है कि इसमें जो अब ये डिस्कनेक्ट हो गया है, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये, मान लीजिए इस तरफ फॉल्ट था तो इस तरफ के जो उपकरण उस साइड लगे होंगे वो बच जाएंगे, सभी सुरक्षित हो जाएंगे। जलने से, अधिक करंट फ्लो होने से कारण क्या जल भी सकते थे, तो क्या होगा, वो बच जाएंगे। अगर उस तरफ जल थे, अगर मान लीजिए फॉल्ट उस तरफ था, तो क्या होगा, इस तरफ के उपकरण सारे बच जाएंगे। तो ये था इसकी वर्किंग। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं फ्रेंड, इस टाइप के रिले का उपयोग, इंडक्शन डिस्क टाइप डायरेक्शनल पावर रिले का उपयोग हमेशा जनित्र केंद्रों में, जहाँ पे उत्पादन बिजली की जाती है वहाँ के केंद्रों में, और ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन में, और फीडरों की सुरक्षा के लिए की जाती है। इस प्रकार के रिले का प्रयोग। हमारा अगला रिले है थर्मल रिले। थर्मल रिले क्या होता है कि तापीय रिले इसे हिंदी में बोलते हैं। थर्मल रिले वह रिले होता है जिसमें एक बाई मेटेलिक या सिंगल मेटेलिक स्ट्रिप की प्रयोग किया जाता है, और उस मेटेलिक स्ट्रिप जो है उसको हीट करने के लिए एक हीटिंग एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। और जो बाई मेटेलिक स्ट्रिप है उसको एक तरफ फिक्स किया जाता है, एक तरफ मूवमेंट के लिए छोड़ दिया जाता है। क्या होता है, वो पश्चात गति कर सकते हैं, आगे पीछे, रेसिप्रोकेटिंग मोमेंट, तो वो कर सके। तो इसमें यही दिखाया गया है रिले। सबसे पहले इसकी संरचना देखते हैं कि ये जो है बाई मेटेलिक स्ट्रिप हो सकती है, सिंगल मेटेलिक स्ट्रिप है। ये पूरी एक स्ट्रिप है, एक पत्ती समझिएगा फ्रेंड, ये पूरी क्या है, एक पत्ती है। तो ये पूरी पत्ती है, और इसको एमसी बोलते हैं, मूविंग कांटेक्ट, और इसको फिक्स कांटेक्ट बोलते हैं। ये रिले के लिए जाती है, और रिले में हम जानते हैं कि पहले से रिले में क्या होती है, बैटरी जुड़ी होती है। बैटरी जुड़ी होने के कारण क्या होता है, उसमें जो ट्रिप कॉइल होती है, ट्रिप कॉइल अगर मान लीजिए ये उसमें ट्रिप कॉइल भी होती है, वो प्रोसेस की वो सर्किट ब्रेकर के प्लंजर लगा होता है, तो उससे ये आगे के मैंने नहीं दिखाया है, सिर्फ इतना संरचना होती है थर्मल रिले की, और इसी में काफी एलिमेंट लगा होता है। अब इसकी संरचना इसकी वर्किंग देखते हैं। इसकी वर्किंग में क्या होता है कि जब हमारा मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है तो इसमें कोई हीट नहीं उत्पन्न होगी, लेकिन जैसे ही एबनॉर्मल कंडीशन होती है, मतलब फॉल्ट की कंडीशन आती है हमारे सर्किट में, कहीं भी किसी भी परिपथ में अगर हमारे फॉल्ट की कंडीशन आती है तो क्या होगा, धारा का मान बढ़ जाएगा, और धारा का मान बढ़ जाने के कारण धारा इसमें आने लगेगी। ये जो हीटिंग एलिमेंट है इसमें धारा आएगी, और जैसे इसमें धारा आती है तो क्या करता है, ये उष्मा प्रसार करने लगेगा। क्या करेगा, उष्मा को उत्सर्जित करने लगेगा, और जैसे ही ये उष्मा को अधिक मात्रा में उत्सर्जित करेगा तो इसको उष्मा मिलने लगती है, इस पत्ती को, इस स्ट्रिप को उष्मा मिलने लगती है, जिसके कारण ये स्ट्रिप क्या होती है, ये इसमें फैला होता है, इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। इस स्ट्रिप की लंबाई में वृद्धि होने के कारण क्या होता है, ये जो मूविंग कांटेक्ट यहाँ पे लगा है, ये कंडक्टर मटेरियल इसमें शॉर्ट सर्किट कर देता है। शॉर्ट सर्किट एक तरह से ब्रिज बना देता है,
जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है और आगे रिले तो लगा ही है, पूरा ये सर्किट ट्रिप कॉइल के लिए जाती है। और वहाँ पे क्या होती है, बैटरी लगी होती है ट्रिप कॉइल में। पूरी सर्किट जो होती है रिले की, उसमें एक बैटरी लगी होती है, और जो यहाँ पे कुंडली होती है रिले में, ट्रिप्स कॉइल, वो क्या करती है, ऊर्जित होकर, जब ये शॉर्ट सर्किट होगा वो ऊर्जित होगी बैटरी के कारण, उसमें धारा प्रवाहित होगी और ऊर्जित होकर सर्किट ब्रेकर के प्लंजर को खींच लेगी और हमारी सप्लाई कनेक्ट हो जाएगी। प्रदोषी भाग और स्वस्थ भाग एक दूसरे से अलग हो जाएगा। अगला हमारा रिले है स्टैटिक रिले। स्टैटिक रिले को हिंदी में स्थिर रिले बोलते हैं। और इस रिले को स्थिर रिले या स्टैटिक रिले क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें भी कोई घूर्णी पार्ट नहीं होता। जब इसमें कोई घूर्णी पार्ट नहीं होता तो इसलिए इसको स्टैटिक रिले बोलते हैं। और इसे इलेक्ट्रॉनिक्स रिले भी बोलते हैं। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स रिले भी बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरणों का उपयोग करके बनाया जाता है। इसके प्रमुख 4 भाग होते हैं। रेक्टिफायर होता है, और मेजरिंग सर्किट होती है, और एक एम्पलीफायर होता है, और आउटपुट डिवाइस होती है, और फिर उसके आगे ट्रिप कॉइल लगी होती है जो सर्किट ब्रेकर द्वारा सर्किट को हमारे ट्रिप कर देती है। तो इनमें सबसे पहले देखते हैं कि सभी का पहले वर्क देखेंगे। आपने पढ़ा भी होगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका, लेकिन ये ज़्यादातर आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जो यहाँ पे इनपुट आता है सीटी या पीटी के माध्यम से आएगा। क्या होता है, इसमें सीटी या पीटी के माध्यम से इनपुट आता है, और जब इनके करंट ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, चूंकि ये एसी सप्लाई होती है, जब एसी सप्लाई होती है तो उसको डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। इसी को हिंदी में बोलते हैं डिस्टिकारक। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं डिस्टिकारक। और ये डिस्टिकारक क्या है, एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही कन्वर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर से आ रही है, बहुत ही लो वोल्टेज आता है या लो करंट आती है। लो करंट आने के कारण जब ये डिस्टिफाई करेगा, मतलब रेक्टिफायर, जब ये रेक्टिफाई करेगा वोल्टेज को या करंट को, तो कम ही होगी, क्योंकि इसका वोल्टेज लेवल कम है या करंट लेवल कम है, जिसका भी लेवल कम ही होगा, डीसी कम ही मात्रा में प्राप्त होगी। लेकिन फिर यहाँ पे क्या होता है, ये जो रिले मेजरिंग सर्किट है, ये क्या करती है, ये मापती, ये देखती है कि ये हमारी डीसी सप्लाई है कि एसी। अगर एसी रहेगी तो आगे बढ़ने ही नहीं देगी, आगे इसको पास नहीं करेगी, और डीसी होती है तो पास कर देती है एम्पलीफायर के पास। जैसे ही एम्पलीफायर के पास आती है, एम्पलीफायर के पास आती है, क्या होता है कि यहाँ पे एम्पलीफायर क्या होता है, जैसे वहाँ पे हमारे एसी के लिए स्टेप अप करना है सप्लाई को, तो क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। वैसे ही डीसी में, डीसी सर्किट में अगर हमारे डीसी सोर्स को स्टेप अप बनाना है, डीसी सप्लाई को अधिक मात्रा में पाना है, कम वोल्टेज से अधिक वोल्टेज या कम धारा से अधिक धारा प्राप्त करना है, तो क्या करते हैं, एम्पलीफायर का प्रयोग करते हैं। और ये ट्रांजिस्टरों का संयोजन होता है एम्पलीफायर। और तो फिर ये क्या करती है एम्पलीफायर की, ये एम्पलीफायर का काम है कि प्रवर्धन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रवर्धक, और ये धारा को प्रवर्धन कर देती है, यानी कम से हाई में बढ़ा देती है। और फिर ये क्या पास कर देगी धारा को आगे आउटपुट डिवाइस, जो आउटपुट डिवाइस ट्रिप सर्किट को पास कर देती है, और ट्रिप सर्किट हमारी सर्किट ब्रेकर के माध्यम से सब जो वो है हमारा लाइन है उसको डिस्कनेक्ट कर देती है। तो इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे देखते हैं, ये सभी उसका वर्किंग था। अब ये क्या है, सीटी के माध्यम से एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, करंट आती है, या पीटी के माध्यम से वोल्टेज आता है। जैसे ही वोल्टेज या करंट आता है तो क्या करता है, सबसे पहले और यहाँ पे आती है तो क्या करेगा, रेक्टिफायर क्या करेगी, इसको डीसी में कन्वर्ट कर देगी। और डीसी में कन्वर्ट करती है तो रिले जो मेजरिंग सर्किट है, ये देखती है अगर डीसी है तो इसको आगे पास कर देती है। आगे जब पास करती है तो एम्पलीफायर इसको प्रवर्धन कर देता है, इसको और करंट को बढ़ा देता है, उसके मान को या वोल्टेज को। और जैसे वोल्टेज के मान को बढ़ाता है, फिर उसको आगे पास कर देता है वो आउटपुट डिवाइस को। आउटपुट डिवाइस एक ऑपरेटर के तरह कार्य करता है, जो हमारे सर्किट को आगे भेज देता है, और वो क्या करती है, सर्किट ब्रेकर के माध्यम से हमारी जो लाइन है उसको ट्रिप कर देती है, सप्लाई को ट्रिप कर देती है। और यहाँ पे डीसी सप्लाई की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि इन्हें ऑपरेट करने के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि एम्पलीफायर में भी डीसी सप्लाई चाहिए, और रिले मेजरिंग जो सर्किट है उसको भी, और आउटपुट डिवाइस को भी, और रेक्टिफायर को तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसके लिए अलग से प्रावधान दिया जाता है। तो फ्रेंड इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।